हेलो दोस्तों, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2024 के जो वैकेंसी आ रखी थी उसके तैयारी कैसे करें उसके अब तो सभी लोगों ने तैयारी कर रखा होगा। अब इसमें हम प्रैक्टिस सेट यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रखा। दोस्तों ये साइंस टॉप 20 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आरआरबी एएलपी में पूछे हुए सवाल का है। दोस्तों ये मेरा वीडियो नंबर 3 है। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाल रखा साइंस के टॉप 20 क्वेश्चनों का। दोस्तों सारे क्वेश्चन वो है जो आरआरबी एएलपी में पूछे हुए क्वेश्चन है। दोस्तों आप चाहे तो इन क्वेश्चनों को एक बार देख लें, और ये मेरा प्लेलिस्ट में इसके पहले वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 1 भी डाला हुआ है। दोस्तों आप उन्हें भी आप एक बार चेक कर लें, इनमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिया हुआ है। सभी क्वेश्चन को डिटेल में बताया हुआ है, और ये सभी क्वेश्चन टीसीएस टाइप्स पे क्वेश्चन है। टीसीएस जो कि आरआरबी का एग्ज़ाम रेलवे का वही करवा रहा है, तो उसी के बेस पे ये सभी क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो चलिए दोस्तों, मैं अगला आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए नया क्वेश्चन लगाता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है आज का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि ध्वनि निम्न में से क्या है। ध्वनि निम्न में से क्या है? ज्वारीय तरंग है, यांत्रिक तरंग है, सतही तरंग है, या विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये बताना है दोस्तों कि ध्वनि इनमें से क्या है। ये वाली है ज्वारीय तरंग, यांत्रिक तरंग, सतही तरंग, या विद्युत चुंबकीय तरंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है यांत्रिक तरंग। ध्वनि जो है हमारा क्या है, एक यांत्रिक तरंग होता है। ध्वनि होता है यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग, ध्वनि के डिटेल बता रहा हूँ दोस्तों। यांत्रिक तरंग एक तरंग है जो एक वैक्यूम के माध्यम से अपनी ऊर्जा संचारित करने में सक्षम नहीं है। अपनी तरंगों को एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए यांत्रिक तरंगों को एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग का एक उदाहरण है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है। दोस्तों ये बताना है कि इसके व्यास को क्या कहा जाता है। दोस्तों क्या द्वारक कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है, फोकस कहा जाता है, या ध्रुव कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों, ये बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वारक। इसे द्वारक कहते हैं इसे दोस्तों। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को उसके एपर्चर द्वारक कहा जाता है। प्रकाशिकी में एपर्चर एक छिद्र या एक वीवर है जिसके माध्यम से प्रकाश यात्रा करती है। अधिक विशेष रूप से एक ऑप्टिकल प्रणाली की एपर्चर और फोकल लंबाई किरणों के बंडल कोण क्षेत्र को निर्धारित करती है जो छवि आयाम पर केंद्रित है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है सर्दी की तुलना में गर्मियों में कम, या सर्दी और गर्मियों में एक समान, मौसम पर निर्भर नहीं करता, या सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाता है 4 नंबर। सर्दियों की तुलना में गर्मी में अधिक होता है दोस्तों। किसी माध्यम में ध्वनि की गति माध्यम के तापमान पर निर्भर करती है। जैसे जैसे माध्यम का तापमान बढ़ता है माध्यम के कण अधिक टकराते हैं, और इसीलिए माध्यम में गड़बड़ी भी तेजी से फैलता है। यही कारण है कि ध्वनि सर्दियों की तुलना में गर्मियों में तेजी से यात्रा करती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव हो जाता है। दोस्तों अगर किसी चालक का प्रतिरोध को आधा कर दिया जाएगा तो उसका ऊष्मीय प्रभाव क्या 1/4 होगा, या दुगुना होगा, या 4 गुना हो जाएगा, या आधा हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है वो आधा हो जाता है। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। विद्युत प्रवाह I का ताप प्रभाव प्रतिरोधक R के संवाहक के माध्यम से T के लिए H बराबर I² RT द्वारा दिया जाता है। दोस्तों ये सभी ने पढ़ रखा है, इसे आप ढंग से थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। ये हीट एंड वाला चैप्टर से, उष्मा के चैप्टर से है पूछा हुआ। समीकरण को जूल के विद्युत ताप का समीकरण कहा जाता है जो प्रति
रोध सीधे एक चालक में ताप प्रभाव के लिए अनुपातिक है। इसका तात्पर्य यह है कि जब प्रतिरोध को इसके प्रारंभिक मूल्य से आधा कर दिया जाता है तो उसमें प्रभाव भी आधा हो जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा? क्या उसका विस्थापन ऋणात्मक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, शून्य होना चाहिए या उदासीन होना चाहिए? दोस्तों जल्दी बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों वो शून्य होना चाहिए। विस्थापन जब शून्य होता है तो भी बल हमारा शून्य माना जाता है दोस्तों। कार्य केवल तब किया जाता है जब किसी वस्तु पर एक निश्चित बल लगाया जाता है और वस्तु लगाया गया बल की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करती है और विस्थापन शून्य होने पर कार्य भी क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे साइंस के प्रीवियस ईयर फिजिक्स के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों केमिस्ट्री के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक में है, कैसा रहता है? प्रकृति में उदासीन रहता है, अम्लीय रहता है, या क्षारीय रहता है, या फिर क्या कहता है उभयधर्मीय रहता है? कैसा रहता है दोस्तों ये बताना है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो दोस्तों एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है प्राकृतिक में उभयधर्मी होता है दोस्तों, उभयधर्मी ही रहता है प्राकृतिक में एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखो दोस्तों ये दे रखा है, एक उभयधर्मी यौगिक एक अणु या आयन है जो एसिड के रूप में और क्षार के रूप में प्रतिक्रिया कर सकता है। कई धातुएं जैसे तांबा, जस्ता, टीन, सीसा, एल्युमिनियम और बेरिलियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड या फिर हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है। उभयधर्मी ऑक्साइड के ऑक्सीकरण स्थिति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए भी किया जाता है? दोस्तों ये बताना है किसका प्रयोग किया जाता है इत्र के साथ साथ। दोस्तों फटाफट इसका आंसर बताओ दोस्तों, किसका होता है? एथेनोइक अम्ल का, मिथेनॉल का, एस्टर का, या फिर एथेनॉल का? तो दोस्तों इसका जो जल्दी से इसका सही आंसर बताओ दोस्तों क्या होगा? फटाफट आंसर करो दोस्तों फटाफट। दोस्तों इसका एस्टर होता है, इसका राइट आंसर एस्टर होगा। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, कम आणविक भार वाले एस्टर आमतौर पर सुगंध के रूप में उपयोग किए जाते हैं और आवश्यक तेल और फेरोमोन में पाए जाते हैं। वे एक संक्षेपण प्रतिक्रिया में एक साथ अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की किसी अम्लीय उत्प्रेरक की स्थिति में हुई अभिक्रिया से बनाए जाते हैं। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के विभिन्न संयोजन विभिन्न एस्टर को जन्म देते हैं और प्रत्येक एस्टर में एक अनूठी सुगंध, दोस्तों क्या कहते हैं, एक अनूठी सुगंध होती है। और एस्टर प्राकृतिक रूप में फलों और सब्जी में पाए जाते हैं और ये इत्र में भी पाए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आते हैं दोस्तों। ये मेरे प्रीवियस वीडियो यानी इससे पहले वाले वीडियो जो था उसमें भी ये क्वेश्चन का जिक्र हुआ था। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? लाफिंग गैस N2O को कहते हैं। इसके बारे में बहुत अच्छे से अभी पिछले वीडियो में भी डिटेल में बताया था दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका डिटेल बताता हूँ। नाइट्रस ऑक्साइड को आमतौर पर लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है और इसके उल्लासमय प्रभाव के कारण इसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग सर्जरी और दंत चिकित्सा में इसके संवेदनहारी और एनाल्जेसिक प्रभाव के लिए किया जाता है। इसका उपयोग रॉकेट में ऑक्साइडाइजर के रूप में भी किया जाता है। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक तत्व का परमाणु भार W है, परमाणु संख्या N है और इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? दोस्तों जो परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रोटॉन की संख्या वही होता है जो परमाणु
परमाणु की संख्या होती है दोस्तों? तो परमाणु की संख्या n है, तो हमारा राइट आंसर भी n हो जाएगा। तो इसका डिटेल बताता हूँ दोस्तों। किसी रासायनिक तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के परमाणु के नाभिक में पाए जाने प्रोटॉन की संख्या है जो एक नाभिक के चार्ज संख्या के समान या आवर्त सारणी में एक तत्व का स्थान निर्धारित करता है। एक अपरिवर्तित परमाणु में परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड के आवर्त वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? ये बताना है कि हमें किसके जैसे दिखता है दोस्तों। तो ये दिखेगा हमें तीसरे के जैसे। किसके जैसा दिखता है दोस्तों? तीसरे के जैसे दिखता है। जॉन न्यूलैंड ने 1864 में, ये सन याद रखो दोस्तों, सन से कई बार पूछ लिया जाता है, अपने नियम को सामने रखा जिसमें उन्होंने उस समय ज्ञात सभी तत्वों को सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान कर्व में एक तालिका में व्यवस्थित किया और जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें पाया कि प्रत्येक तत्व आगे के 8वें स्थान के तत्वों के समान था और इस तरह 10वां तत्व तीसरे तत्व के समान है दोस्तों। ये दोस्तों धन्यवाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? बताना है दोस्तों, इनमें से सबसे बड़ा जंतुओं का समूह कौन सा है? फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन सा है दोस्तों? ये आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन परीक्षा में पूछा हुआ है दोस्तों। ऑर्थोपोडा ही टेक्नीशियन ही याद आ रहा है इसमें। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है ऑर्थोपोडा का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका डिटेल, ऑर्थोपोडा जाति ऑर्थोपोडा का कोई भी सदस्य है जो जानवर के साम्राज्य में सबसे बड़ा जाति है, जिसमें झींगा, मछलियों, केकड़ों, मकड़ियों, घून, कीड़े से सेंटीपीड्स और मिलीपल्स और जैसे परिचित रूप से शामिल जानवरों के सभी ज्ञात प्रजाति में से लगभग 84% इसी जाति के सदस्य हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतक में कोशिकाएं मृत होते हैं? किसमें कोशिका मृत होते हैं? स्थायी ऊतक कौन सा है जिसमें कोशिका मृत होते हैं दोस्तों? जल्दी से इसका आंसर बताओ कौन सा होगा? पेरेन्काइमा, कोलेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और एरेनेन्काइमा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है स्क्लेरेन्काइमा। तो दोस्तों इसका डिटेल देखते हैं क्या है। स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं में एक मोटी कोशिका भित्ति होती है जो प्राथमिक दीवार और एक द्वितीयक दीवार से बनी होती है। प्राथमिक दीवार सेलुलोज से बनी होती है जबकि माध्यमिक दीवार जो होता है लिग्निन से बनी होती है। जिस प्रक्रिया में माध्यमिक दीवार का निर्माण शामिल है उसे लिग्निफिकेशन कहा जाता है। लिग्निफिकेशन के कारण कोशिकाएं बाहर के वातावरण के साथ सामग्री का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, अर्थात महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हानिकारक पदार्थ तो सामग्री का आदान प्रदान नहीं कर सकते अर्थात महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रवेश नहीं कर सकते हैं और हानिकारक पदार्थ कोशिका को नहीं छोड़ सकते हैं। नतीजतन ये कोशिकाएं परिपक्वता पर अपने जीवित पात्रों को खो देती है और मृत हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद ये कोशिकाओं पौधों को यांत्रिक सहायता एवं सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? फूल का प्रजनन का कौन सा भाग है ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? पुंकेसर और कार्पस। चलिए दोस्तों इसका डिटेल आपको बता देते हैं। फूलों में 4 मुख्य भाग सेपल, पंखुड़ी और पुंकेसर और कार्पल होते हैं। पुंकेसर पुरुष प्रजनन संरचनाएं हैं जो पराग का उत्पादन करते हैं और कार्पल मादा प्रजनन संरचनाएं। फूल में मादा ये वाली होती है कार्पल और नर जो इसमें होता है वो पुंकेश्वर। ये याद रखना है दोस्तों कि फूल में नर भाग कौन सा होता है और मादा भाग कौन सा होता है। कोशिका का उत्पादन करती है और एक विकासशील पौधे या भ्रूण की रक्षा करते हैं। कार्पल एक फूल का
अंतरम हिस्सा है जो आमतौर पर पुंकेसर से घिरा होता है, जो दोनों पंखुड़ियों से घिरे होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार और उल्टी को इस नियंत्रित किया जाता है। किससे नियंत्रित किया जाता है दोस्तों, ये बताना है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है आपका मेंडुला। मेंडुला से नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों इसका डिटेल्स आपको बताते हैं। मेरु मज्जा मस्तिष्क स्तंभ का हिस्सा है जो कि अधिकांश अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि श्वास, हृदय की पिपलिंग क्रियाएं, पेस्टिलिस, लार छिकने, उल्टी और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हमारे शरीर में होने वाली ऐसी गतिविधियां हैं जो हमारे सचेत नियंत्रण में नहीं होती है लेकिन जो स्वतः ही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और नया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताना है दोस्तों कौन सा होगा इसका। बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है स्नेल, स्नेल होता है दोस्तों इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसके डिटेल्स आपको बताते हैं। कई प्रजातियां अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर लैंगिक परिवर्तन से गुजरती हैं, विशेष करके प्रवक्ता या आकार के एक निश्चित अंक तक पहुंचने के बाद स्लीपर फिलिपमेंट नामक विशेष करके परिपक्वता व आकार के एक निश्चित अंश तक पहुंचने के बाद स्लीपर लिम्फ पेट नामक घोंघा जन्मजात नर होते हैं, लेकिन वे जीवन में बाद में मादा में बदल जाते हैं। माना जाता है कि लिंग परिवर्तन को दृश्य, व्यवहार और रासायनिक कारकों द्वारा ट्रिगर किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह भौतिक स्थान जहां कंप्यूटर जानकारी संग्रहित करता है डैश कहलाता है। वाईफाई, मॉडेम, पॉप या हार्ड डिस्क। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हार्ड डिस्क। जहाँ पे कंप्यूटर अपना सभी जानकारी को संग्रहित करके रखता है उसे कहते हैं हार्ड डिस्क। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इसकी डिटेल बता देता हूँ पहले। हार्ड डिस्क एक चुंबकीय जमा होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप से डेटा जो जमा करता है तथा इसमें एक घूमने वाला प्लेटर लगा होता है जो डेटा को चुंबकीय रीड और राइट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है दोस्तों। ये क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। एकमात्र अर्थशास्त्री है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है, भारत के है वो। दोस्तों ये उनका डिटेल है। अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री है। उन्होंने 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापक है। वे जादवपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी शिक्षक रहे हैं। सेन ने MIT, स्टैनफोर्ड और बर्कली और कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अतिथि अध्यापक के रूप में भी शिक्षण किया है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्टी पुस्तक किस बारे में है। ये बताना है कि किस बारे में है आर्यभट्टी पुस्तक। तो दोस्तों ये है हमारे खगोलीय शास्त्र के बारे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा खगोलीय शास्त्र। आर्यभट्टी एक संस्कृत खगोलीय ग्रंथ है जिसकी रचना 5वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था। 820 ईसा के आसपास अल ख्वारिज़मी द्वारा इसके अरबी में अनुवाद किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। भारत सरकार ने इनमें से किसके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। दोस्तों किसके लिए है इसका आंसर बताना है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। जी दोस्तों, भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ। धन्यवाद। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है।